टिहरी में लेक फेस्टिवल की हुई शुरुआत। पर्यटन बढ़ाने के लिए हुआ बड़ा आयोजन। टिहरी लेक बना टूरिस्ट का आकर्षण। उत्तराखंड में बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज। बूथ बूथ तक पहुंचेंगी बीजेपी। तीसरी बार सरकार बनाने का है लक्ष्य। हरिद्वार में सरकार का बड़ा कार्यक्रम। जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। मंत्री धन सिंह रावत ने दी जानकारी। हरिद्वार दौरे पर आएंगे अमित शाह। 2027 चुनाव को लेकर होगी बैठक। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। गैरसैंण बजट सत्र से पहले सियासत हुई तेज। विपक्ष पर बरसे सौरभ बहुगुणा। सत्र में तीखी नोकझोंक के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अहम खबर के साथ, जहां बता दें उत्तराखंड के टिहरी से आज पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एक खास खबर सामने आई है। बता दें आज से लेक फेस्टिवल हिमालयन O2 2026 की शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम में बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उन्होंने राज्य में बढ़ते पर्यटन के बारे में जानकारियां भी दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यह साफ कहा है कि सरकार लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रही है जिससे उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि टिहरी लेक अब देश और विदेश से आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन रही है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और एडवेंचर एक्टिविटी लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस फेस्टिवल में कई तरह के साहसिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय खाने की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। बता दें यहाँ आने वाले पर्यटक अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेकर इस उत्सव का आनंद भी ले सकते हैं। कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए मशहूर गायक अमित त्रिवेदी और बैंड पांडवास भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। साथ ही इस फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने किया है। वहीं बता दें सरकार का यह साफ कहना है कि ऐसे आयोजनों से उत्तराखंड को देश के टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन में शामिल करने का लक्ष्य और मजबूत होगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां अब तेज कर दी हैं। पार्टी अब बता दें बूथ स्तर से लेकर बड़े कार्यक्रमों तक लोगों तक पहुंचने की लगातार योजना बना रही है। पार्टी नेताओं का यह साफ कहना है कि सरकार की योजनाओं और काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ता गांव-गांव और बूथ तक जाकर लोगों को सरकार के काम के बारे में बताएंगे। खासतौर पर बता दें महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब परिवारों तक पहुंच बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री बता दें दीप्ति रावत भारद्वाज ने यह साफ कहा कि उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाना पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि जनता का साथ उन्हें फिर मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कई योजनाओं से लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इसी वजह से लोगों के बीच सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। पार्टी कार्यकर्ता इसी भरोसे के साथ आने वाले महीनों में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे। साथ ही भाजपा का यह भी कहना रहा कि बूथ से लेकर बड़े स्तर तक अभियान चलाकर सरकार के काम और योजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में तीसरी बार आना बिल्कुल जरूरी है और आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हमारी महिलाओं का होगा,
हमारे युवाओं का होगा, हमारे किसानों का होगा, हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं का होगा। तो आप वो देखेंगे कि ये सारी लोग, ये फैक्टर्स जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। अब महिलाओं के लिए या पार्टी के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उन तक, हमारे जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन तक हम पहुंचे और अपनी बात, जो हमने काम किए हैं, उनको वहां तक पहुंचा पाए। तो उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग माध्यम से, बूथ से लेकर और बड़े लोकसभा तक के कार्यक्रम पार्टी के आगामी कुछ महीनों में होने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड सरकार अपने 4 साल पूरे होने से पहले, बता दें, हरिद्वार में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में देश के गृह और बता दें सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी होंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी भी दी है और बताया है कि यह कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें, सरकार अपने 4 साल के काम और योजनाओं की जानकारी भी लोगों के सामने पूरी तरह से रखेगी। उन्होंने ये साफ कहा कि कार्यक्रम में अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जहां लोग सरकार की योजनाओं और कामों के बारे में जान सकेंगे। बता दें, मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक अब तक राज्य सरकार करीब 28,000 युवाओं को रोजगार भी दे चुकी है। साथ ही इस कार्यक्रम में भी कई युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इससे पहले हरिद्वार में होने वाला ये कार्यक्रम सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा मंच बनेगा। सरकार का ये साफ तौर पर कहना रहा कि इस कार्यक्रम के जरिए विकास और रोजगार से जुड़े कामों को लोगों तक सीधे तौर पर पहुंचाया जाएगा। कल भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कल हरिद्वार में आ रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कल वहाँ पे संबोधित करने जा रहे हैं। कल हम सभी विभागों की प्रदर्शनियाँ भी वहाँ पे लगा रहे हैं। कल अभी तक हमारी सरकार 28,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है। कल कुछ नियुक्ति पत्र उनके हाथों से बांटे जाएंगे और एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम कल सरकार का होने जा रहा है। और हमारी सरकार को 23 मार्च को 4 साल होने जा रहे हैं। उसकी पहले एक बहुत बड़ा इवेंट कल हम लोगों का हरिद्वार में होने जा रहा है और उसकी बहुत व्यापक रूप से तैयारियां भी चल रही हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 वर्षों में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे हर दृष्टि से, उत्तराखंड आज एक पूरे देश का टॉप 5 राज्यों में से हमारा जो है अब राज्य भी शामिल हो चुका है और हर से उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब हमने जो भी उत्तराखंड सरकार ने जो भी डिमांड की है माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, उन्होंने खुले दिल से हमको सहयोग किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के 7 मार्च को हरिद्वार दौरे को लेकर बीजेपी में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरे की तैयारियां अब तेज कर दी हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी बता दें, मनवीर सिंह चौहान ने यह साफ बताया कि अमित शाह हरिद्वार में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में 2027 में होने वाले उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन 2027 को लेकर रणनीति पर अब चर्चाएं भी होंगी। इसके साथ ही अमित शाह विकास और न्याय संहिता से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ऐसी जानकारियां सामने आ रही है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और कई जनप्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बताया भी जा रहा है कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री धामी अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने जा रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी वो जनता के सामने रखेंगे। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की 23 मार्च को 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा और सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के निमित्त हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, कल हरिद्वार में उनका आगमन हो रहा है
और इस अवसर पर वो विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही आदरणीय गृह मंत्री प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक को लेने वाले हैं और आगे 2027 के लिए सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाले हैं, जोश भरने वाले हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगे, इसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। गैरसैंण में बता दें, आगामी 9 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड की सियासत अब पूरी तरह गर्मा गई है। सत्र की अवधि और स्थान को लेकर बता दें, विपक्षों के हमलों के बीच अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मोर्चा अब संभाल लिया है। विपक्ष पर सीधा प्रहार करते हुए सौरभ बहुगुणा ने यह साफ कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केवल गैरसैंण के नाम पर राजनीति करना जानते हैं, विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। मंत्री बहुगुणा ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में चर्चा करने के बजाय पहले से ही ये सोच कर आता है कि कार्रवाई में 100% व्यवधान डालना है। ये बड़ा बयान आपको बता दें सौरभ बहुगुणा के सामने आया है। विपक्ष पर सीधा प्रहार करते हुए सौरभ बहुगुणा ये बड़ा बयान दिए हैं। मंत्री बहुगुणा ने आरोप यह भी लगाया कि विपक्ष सदन में चर्चा करने के बजाय पहले से ही ये सोचकर आता है कि कार्रवाई में 100% व्यवधान डालना है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन को सुचारू रूप से चलाने और जनता के मुद्दों पर बात करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना और सदन की गरिमा को कम करना होता है। साथ ही बता दें, सौरभ बहुगुणा के इस कड़े रुख ने अब ये साफ कर दिया है कि गैरसैंण सत्र के दौरान सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष की मंशा पर अब सीधे सीधे सवाल उठा दिए हैं। सौरभ बहुगुणा का यह साफ कहना है कि हंगामा करने में विपक्ष की बहुत रुचि रहती है। सौरभ बहुगुणा का विपक्ष पर यह तीखा हमला अब सामने आया है, जहां पर वो साफ कहते हुए नजर भी आए कि विपक्ष सदन में चर्चा करने के बजाय पहले से ही ये सोचकर आता है कि कार्रवाई में दखल देना है और किसी भी तरह ये कार्रवाई पूरी ना हो सके। तो 100% जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास एक मौका था गैरसैंण को राजधानी घोषित राजधानी घोषित करने का, उन्होंने नहीं करी। जब भी गैरसैंण की बात आई है, अगर आप देखिएगा सत्र चलने के दौरान अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा हंगामा किया गया है तो विपक्ष के माध्यम से किया गया। सत्र नहीं चलने की बात अगर हुई तो विपक्ष के माध्यम से नहीं हुई, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सुबोध उनियाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष को अप्रोच करते रहे कि आप सत्ता चलाइए, हम आपकी बात मान रहे हैं, आप सत्ता चलाइए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने भी हमारे मित्र हैं वो गैरसैंण में सत्ता चलाने के इंटरेस्टेड नहीं है, वहां बैठने के इंटरेस्टेड नहीं है, और कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक मुद्दों से उनको कैसे फायदा हो जाए गैरसैंण के नाम से, बराबरी के नाम से, उस पर उनकी ज्यादा सोच रहती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड की बता दें सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 का बिगुल अब बज चुका है। आज यानी 6 मार्च सुबह 7 बजे से श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। बता दें, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी भी दी कि इस बार यात्रा को और सुगम बनाने के लिए 70% पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे, जबकि 30% की सुविधा ऑफलाइन रखी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा का आगाज हो जाएगा। इसके बाद 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ और 23 अप्रैल को बता दें भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पिछले साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए इस बार सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए बता दें मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड और आधिकारिक वेबसाइट की सुविधा भी दी है। भारतीय श्रद्धालु अपने आधार कार्ड के जरिए, जबकि विदेशी मेहमान अपनी ईमेल आईडी के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। बता दें, जो लोग ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाएंगे उनके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर जैसे केंद्रों पर 17 अप्रैल से भौतिक काउंटरों की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रशासन ने
अपील भी की है कि सभी श्रद्धालु अपनी यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए समय पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करा लें। तो चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप सीधे तौर पर यात्रा की तस्वीरें भी देख सकते हैं। बता दें केदारनाथ 22 और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल से खुलेंगे, जिसको लेकर अब श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही घर बैठे मोबाइल ऐप से आप रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। विदेशी मेहमानों के लिए अलग प्रक्रिया है और भारतीयों के लिए अलग प्रक्रिया अब सामने आई है। वहीं 19 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री के भी कपाट खुलेंगे। साथ ही सुबह 7 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हुआ है। काउंटर दिन रात यानी पूरे 24 घंटे काम करेंगे ताकि किसी को भी रजिस्ट्रेशन में परेशानी ना हो सके। रजिस्टर स्थलों पर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा रूट पर मुख्य मार्ग और वैकल्पिक मार्गों को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए स्पष्ट सीम्स और यात्रा के मानकों को ध्यान में रखते हुए एसओपी भी जारी किए गए हैं। यात्रा पर संचालित होने वाले हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर यात्रियों और चालक की जानकारी के साथ साथ टूर ऑपरेटर या वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर दर्ज होना अनिवार्य होगा। चारधाम यात्रा में इस बार कुल 1800 बसें संचालित की जाएंगी, जिसमें 400 बसें रिजर्व रहेंगी। प्रतिदिन 130 बसें रवाना होंगी और 10 दिन की यात्रा अवधि में लगभग 13,300 बसें मार्ग पर चलेंगी। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि लोगों की यात्रा सरल और सुगम। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से एक राहत भरी खबर अब सामने आ रही है। बता दें मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भसोड़ा ने जानकारी दी है कि कॉलेज में लंबे समय से चल आ रही फैकल्टी की कमी को अब तेजी से दूर किया जा रहा है। लगातार नई नियुक्तियों के साथ ही पीजी की सीटों पर बता दें प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है, जिससे मेडिकल छात्रों और मरीजों दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको बता दें हृदय रोगियों के लिए है। प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज में कैथ लैब का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। आने वाले समय में इस लैब के तैयार होने से दिल की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को इलाज के लिए हल्द्वानी या हायर सेंटर के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। प्राचार्य डॉक्टर आपको बता दें भैसोड़ा के मुताबिक फैकल्टी की संख्या बढ़ने और आधुनिक उपकरणों के आने से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज आने वाले दिनों में कुमाऊं मंडल के एक बड़े हेल्थ हब के रूप में उभरेगा। जो है अभी जो है हमारे यहाँ पे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जो है 10 जो है रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसरों ने जो है ज्वाइन किया है। इसकी वजह से जो है डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी की हमारी जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हुई है काफी हद तक। इन 10 के अलावा जो है 2 अभी कॉन्ट्रेक्चुअल उसमें भी किया है, एक पीएमआर डिपार्टमेंट है उसमें किया है और एक जो रेडियोलॉजी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ने जो है ज्वाइन किया है। तो जैसे पहले अल्ट्रासाउंड की जो दिक्कतें हो रही थी वो दिक्कतें अब जो है अल्ट्रासाउंड रेगुलर हो रहे हैं यहाँ, साथ साथ में जो सिटी स्कैन, एमआरआई, इन सब की फैसिलिटी भी जो है रेगुलर हो रही है। इसके साथ साथ में अभी जो है जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए अचीवमेंट है, हम लोगों की जो है पीजी इस साल जो है हम लोगों को 35 सीटें मिली थी पीजी की, तो उसमें एडमिशन हो गए हैं। तो अभी 24 लोगों ने जो है ज्वाइन कर लिया है और बाकी लोग जो है अभी करेंगे। तो इससे जो है जो कॉलेज का जो है हॉस्पिटल में जो है मरीजों की सेवा जो है उसमें फर्क पड़ेगा और इसके साथ साथ में जो है हॉस्पिटल में पीजी आने से जो है जो टीचिंग होती है, चाहे वो यूजी की पीजी टीचिंग है
चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है विकासनगर से, जहां बता दें यमुना नदी में काफी समय से खनन माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहे थे। इस मामले को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा था, लेकिन खनन विभाग की तरफ से बता दें कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद विकासनगर के उप जिलाधिकारी ने टीम बनाई और खनन विभाग को बता दें कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए। टीम ने ढालीपुर इलाके में बता दें यमुना नदी पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान नदी में चल रही बिना नंबर प्लेट की ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी भी गई हैं। खनन विभाग ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बता दें सीज भी किया है, जबकि 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अधिकारियों का यह साफ कहना रहा है कि अवैध खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या खनन विभाग लगातार सख्त कार्रवाई करता है या फिर खनन माफिया दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले पर खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमने 3 खनन पट्टी सीज कर दिया अनियमितता पाए जाने पे और 5 ट्रैक्टर और 3 ट्रैक्टर पुलिस वाले लेके गए। सर आज की कार्रवाई के बारे में आज की कार्रवाई सूचना मिली और सूचना मिली मीडिया के माध्यम से भी और प्राप्त शिकायतों के माध्यम से, उसमें हमने पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 जो रिवर डीलिंग में मोबाइल सारी सीज कर दी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में युवाओं को नई तकनीक और रोजगार से जोड़ने के लिए बता दें सहस्त्रधारा रोड पर स्थित अपग्रेड लर्निंग सेंटर ने अपने स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बता दें संस्थान की ओर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान के निदेशक नरेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है। उन्होंने ये साफ तौर पर बोला कि यहाँ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे नए और भविष्य से जुड़े कोर्स भी कराए जाएंगे। इसके साथ ही छात्रों को आधुनिक लैब, अनुभवी शिक्षकों और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सुविधाएं भी दी जाएंगी। संस्थान का यह दावा है कि छात्रों को करियर गाइडेंस के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता भी दी जाएगी। फिलहाल पहले चरण में करीब 200 सीटें रखी गई हैं और छात्रों के लिए विशेष छूट और छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। लर्निंग सेंटर खुला संस्थान, जहां हम बच्चों को जो 12th या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उनको डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करा रहे हैं, जो वेरी शॉर्ट टर्म कोर्सेज है 4 से 6 महीने के, जिसे करने के बाद बच्चा जो है तुरंत नौकरी लायक बन जाए। ये हमारा उद्देश्य है और खासकर पहाड़ के बच्चों का हमारा बड़ा प्रेम है। हम चाहते हैं कि पहाड़ के जो बच्चे हैं हमारे वो रोजगार लायक बन सके और ताकि शहर इस प्रदेश से पलायन थोड़ा कम हो। इन कोर्सों को करने का एडवांटेज ये है कि बच्चा वर्क फ्रॉम होम भी ले सकता है इजीली। वो कहीं अगर सुदूर चमोली का हो या कहीं का भी हो बच्चा, तो अपना वर्क फ्रॉम होम लेके अपने घर पे लेके काम कर सकता है। ये उद्देश्य हमारा। तब इसके जो मिनिमम चार्जेस है वो हमारे करीब 65,000 रुपीज हमारी एक फीस है 4 महीने कोर्स की, और वहां से लेके 75,000 तक की हमारी फीस है। ये है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से, NSDC से, जो भारत सरकार की कंपनी है। छात्रवृत्ति जो है हम बच्चों को अपने संस्थान में बुलाते हैं और उनसे एक टेस्ट करवाते हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट करवाते हैं, और जिस स्कॉलरशिप टेस्ट की बेसिस पे बच्चों को हम करीब 75 to 100% तक का स्कॉलरशिप दे सकते हैं। लर्निंग सेंटर खुला संस्थान। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रप्रयाग से बता दें वन्य जीव शिकार का एक बड़ा मामला सामने आया है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की आपको बता दें खांकरा रेंज के कोटी गांव में जंगली कांकड़ यानी पार्किंग डियर के अवैध शिकार के मामले में वन विभाग ने अब बड़ी कार्रवाई कर दी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें वन विभाग को शिकार की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने जंगली काकड़ का शव बरामद किया और शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त किए गए हैं। इस मामले में आपको बता दें वन विभाग ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया गया है। पूरी कार्रवाई रेंजर संजय सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें आपको बता दें वन विभाग की टीम के कई अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे हैं। वन विभाग की यह बड़ी कार्रवाई जिसमें 14 लोग गिरफ्तार भी हुए। बता दें कोटी गांव में छापेमारी के दौरान शव भी बरामद किए गए हैं।
क्यूली गांव बच्चों से पट्टी का मामला सामने निकल के आया था। मोबाइल खास के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि काकड़ का शिकार किया गया है। सूचना मिलते ही हमारी जो काकड़ा रेंज की टीम है जो और संजय सिंह जो वहाँ के वन क्षेत्राधिकारी उनके नेतृत्व में टीम मौके पर गई, ऑपरेशन किया और मौके में पाया कि काकड़ का वाकई में शिकार किया गया है। संबंधित प्रकरण में मौके से जो मृत काकड़ है उसका शव बरामद कर लिया गया है। साथ ही जो प्रयोग में अपराधी प्रयोग किए गए औजार हैं उनको भी बरामद किया गया। इसके अलावा जो 14 अभियुक्तों का नाम इसमें सामने आया था उन सभी को हिरासत में लिया गया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो हंटिंग की जो हमारी धाराएं हैं उनमें इन सभी को जो हमारी जिला न्यायालय है उसके सामने इनको प्रेजेंट किया गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रप्रयाग जिले के आपको बता दें अगस्त्य मुनि विकास खंड से गुलदार के हमले की अब एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें ढुंग गांव में बीती रात एक गुलदार ने गौशाला में घुसकर 17 बकरियों को मार डाला है। बताया भी जा रहा है कि पशुपालक सज्जन सिंह नेगी की गौशाला में रात के समय गुलदार घुस गया था और बकरियों पर उसने हमला कर दिया। सुबह जब सज्जन सिंह नेगी गौशाला पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर वो हैरान रह गए। गौशाला में कई बकरियां मरी हुई पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत गांव के प्रधान को इस घटना की जानकारी दी। वहीं बता दें मामले की सूचना वन विभाग और पशुपालन विभाग को भी दी गई है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले का निरीक्षण भी किया गया है। विभाग का यह साफ तौर पर कहना रहा है कि पशुपालक को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही इलाके में गुलदार की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए जा रहे हैं। घटना के बाद गांव के लोगों में डर और दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। रुद्रप्रयाग से गुलदार का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बता दें 17 बकरियों को गुलदार ने मार डाला है। जिसके बाद सज्जन सिंह भी प्रधान के पास पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई। प्रशासन भी अब इसके बाद अलर्ट मोड पर नजर आया। आज ही एक ढूंढ क्षेत्र जो अगस्त्यमुनि रेंज में पड़ता है उसमें एक प्रकरण सामने आया है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ गुलदार द्वारा कुछ 17 बकरियों को मृत किया गया है। मौके पर हमारी टीम पहुंच गई है जो इस प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है और इसमें जितनी भी कार्रवाई है जो हमारे एंड से की जाती है, जिसमें इसका सलाइवा सैंपल्स लेने से हमारा जो इसका एक्स-ग्रेशिया अमाउंट के लिए जो इनका जो मुआवजा मिलता है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का प्रिपरेशन होता है वो सब देखा जा रहा है। तो एंड इसके अलावा ये भी है कि आने वाले समय में वहाँ पे क्यूआरटी टीम अभी डिप्लॉय कर दी गई है और कैमरा ट्रैप्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं एंड ड्रोन से भी इस चीज़ की निगरानी की जा रही है, जिससे हम लेपर्ड का लैंडस्केप जहाँ पे वो प्रेजेंट है हम अच्छे से देख पाएँ एंड बराबर इसमें मतलब लोगों को अवेयर करके रख पाएँ कि मतलब जो उनको हमारी जो एडवाइजरी है रिगार्डिंग जो लेपर्ड है एंड उसकी प्रेजेंस के बारे में, तो थोड़ा हम उसमें लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लेकर नई बहस अब शुरू हो गई है। राज्य की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। बता दें रिपोर्ट के अनुसार राज्य की जीएसडीपी यानी कुल आर्थिक आकार बता दें 1.9 लाख करोड़ रुपयों से बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी करीब 7.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। पिछले साल जहां प्रति व्यक्ति आय 1,94,000 रुपए थी, वहीं अब ये बढ़कर 2,73,000 रुपए हो गई है, यानी इसमें करीब 12.6% की बढ़ोतरी बताई गई है। लेकिन इन आंकड़ों को लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सीधे तौर पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बता दें और विधायक काजी निजामुद्दीन ने आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को लेकर सरकार पर अब निशाना भी साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार विकास के बड़े बड़े आंकड़े दिखा रही है, जबकि जमीन पर हालात कुछ और ही हैं। उनका यह साफ कहना रहा कि राज्य में बेरोजगारी और कम रोजगार की समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड सच में तेजी से विकास कर रहा है या फिर यह सिर्फ आंकड़ों का एक खेल है।
तो यह आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां पर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की एक बड़ी राजनीति भी सामने आई है। जीएसडीपी बड़ी है, सरकार का यह दावा है, लेकिन वहीं विपक्ष इसको साफ तौर पर झुठला रहा है। उनका कहना है कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है, लोगों में गलतफहमी पैदा कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस ने अब सरकार को पूरी तरीके से घेर लिया है। वास्तविकता कुछ और है, ऐसा विपक्ष का कहना है। उत्तराखंड की अब अर्थव्यवस्था पर सियासी घमासान सामने आया है। इंजन की सरकार बोलते हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के दोनों इंजन की उत्तराखंड प्रदेश की जनता को लेकर दोनों इंजन की हमने आंकड़े यहां प्रस्तुत किए, जिसमें हमने बताया कि केंद्र सरकार कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर मुख्य पेयजल जैसे या प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण PMGSY जैसी सड़कों के लिए बजट में कटौती कर रही है, जिससे उत्तराखंड सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। जो 16वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें ऐसी हैं जो उत्तराखंड को नुकसान देंगी। जो ग्रांट्स उत्तराखंड को 28,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में मिले हैं वो नहीं मिलेंगे। पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड की ज्यादा है, उसके वो भी हमारे नुकसान में जाएगी। यहाँ का आबादी कम है, यहाँ का एरिया कम है, वो भी उत्तराखंड को उसके हिसाब से ग्रांट्स कम मिलेंगी। उत्तराखंड के अपने बजट में जो बजटरी एलोकेशन से उसके मुकाबले कहीं 43% और कहीं 27% बजट कम खर्च कर रहा है, जिसमें समाज कल्याण विभाग जैसे, ऊर्जा विभाग जैसे बड़े विभाग मौजूद हैं। तो उन विभागों में अगर बजट कम हो रहा है, कम खर्चा हो रहा है, तो फिर उत्तराखंड विकास से वंचित रहेगा। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।